हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नाइन्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ना हर साल अगर आप देखोगे ट्रेंड, तो या तो नीट या जेईई में हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है और बोर्ड्स के लिए भी ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक तो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंटिन्यू होने वाला है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। मैं एग्जाम्पल बहुत सारे डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे ना। Before starting the ninth lecture, let us revise what we have studied in the previous lecture, that is lecture number 8। उसमें हम लोग ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा था जो कि सिडविक ने दिया था। उस थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल कंपाउंड्स में तो सिडविक कंसेप्ट कभी कभी अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर आपके पास में मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है तो पक्का उसमें 101% सिडविक कंसेप्ट अप्लाई होगा। अगर किसी भी मेटल कार्बोनिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग शॉर्ट में अब्रीवेटेड फॉर्म में EAN बोलते हैं, अगर वो किसी भी नोबल गैस के साथ मैच नहीं होता है, इन दैट केस वो मेटल कार्बोनिल एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अगर ज्यादा है तो, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कम है तो, या फिर वो डाइमर बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग ने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिस्कशन किया था और एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। EN का बेसिक फॉर्मूला क्या था, Z minus X plus Y, where Z is the atomic number of the metal, X is the oxidation number of the metal, and Y is the number of electron donated by the ligand. Now, before starting this lecture, हम लोग जो लेक्चर नंबर 8 के एंड में मैंने आपको होमवर्क दिया था, वर्कशीट दिया था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो उन सबके आंसर्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग भी वो ओपन कर सकते हो वर्कशीट। फर्स्ट, लेक्चर नंबर 8, फर्स्ट क्वेश्चन, the EN of Z in Zn, EN of zinc in Zn OH 4 times 2 minus As, बराबर है। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या करना है, EN का फॉर्मूला है Z minus X plus Y, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 माइनस जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 प्लस टोटल लिगैंड कितने हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डेंसिटी, ठीक है ना। डेंसिटी कितनी है बेटा, हर एक की 1 ही है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो गया। 4 into 2 करेंगे बिकॉज हर लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 36। तो ये आंसर हो जाएगा 36, दैट इज ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग आंसर्स लिखते जाना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द EN ऑफ क्रोमियम इन, क्रोमियम का EN, क्रोमियम NH3 6 टाइम्स Cl3 इस कंपाउंड में, तो EN कैसे निकालते हैं, क्रोमियम इज 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 3, प्लस 3 लिखूंगा तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाने वाला है, प्लस टोटल 6 लिगैंड है, 6 2 12, 24 में से 3 गया 21, 21 प्लस 12 इज 33। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसका भी सी ही है, दोनों का आंसर सी ही है, ठीक है। Question number third, the metal ion in the complex A has EN identical to the atomic number of krypton। krypton बेटा सबको पता होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। ये 2 है, ये 10 है, ये 18 है, ये 36 है। तो हमको यही करना है कि बेटा किसका आंसर 36 आ रहा है, वो अपने को चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पैलेडियम वाला। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है 46 होता है, 46 माइनस 4, क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पैलेडियम इसमें निकाला मैंने +12। तो डेफिनेटली इसका आंसर तो 36 के इक्वल होगा ही नहीं, है तो 36 से बहुत ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट मत करना। दूसरा, अगर मैं बात करूँ क्रोमियम वाले की, तो उसका ये निकाले, क्रोमियम का जस्ट अभी देखा 24 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 3 ही है, प्लस कितना है 6 लिगैंड है, तो 6 2 12, तो ये तो 33 होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। जिसका आंसर 36 आएगा वो अपना आंसर होगा। ऑप्शन सी देखो बच्चों, Na4 वो तो बाहर रह गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का ही हमको ये निकालना है ना, सेंट्रल मेटल एटम का। Fe का 26 होता है, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, Fe का 2 है, प्लस 12 कितना आ जाएगा 24, 24 में 12 ऐड करेंगे तो 36, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा सी, ठीक है। फिर भी डी भी चेक कर लेते हैं, EN K3FeCN6, K3FeCN6 का तो हमने पहले भी सॉल्व किया था, 35 आता है, फिर वापस देख लेते हैं। 26 प्लस 3 प्लस 12, तो ये 35 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो बेटा मैच हो रहा है क्या, नहीं, तो 36 मैच हो रहा है, सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी सी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए ना, द EN ऑफ Fe इन पोटेशियम फेरिसाइनेट,
पोटेशियम फेरिसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K3FeCN6। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बता दिया था वो, या सेकंड लेक्चर में। फेरिसाइनाइड होगा तो K3FeCN6, फेरोसाइनाइड होगा तो K4FeCN6। छोटी छोटी चीजें याद रखो। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन पूछा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, आप EN पढ़ के गए, आपको EN का फॉर्मूला पता है बट ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो फिर वहां पे जब सुना सुना लागे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका EN बेटा टाइम वेस्ट मत करना। अभी हमने निकाला था, यही था शायद से, K3FeCN6। इसका कितना है बच्चों, 35 है। तो फोर्थ का आंसर क्या है बच्चों, फोर्थ का आंसर भी सी है। सबके आंसर सी ही आ रहे हैं। चलो फिफ्थ वाला सॉल्व करो। पिक आउट द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम ओबेज EAN रूल स्ट्रिक्टली। मतलब किसके अंदर EAN का वैल्यू परफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो अभी जस्ट हम लोग ने फर्स्ट वाला किया, ये देखो ये वाला। ठीक है ना, वहां पे Na4 था, यहाँ पे K4 है। तो अगर मैं इसका EN निकालू तो K4 FeCN6 है ना, तो Fe का तो एटॉमिक नंबर 26 और यहाँ पे +2 +12, तो ये 24 + 12 36। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, इसका A है। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो बाकी सब ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। सॉल्व करने से बेटा स्पीड ही बनने वाला है। ठीक है, और कुछ नहीं। दूसरे का आंसर 35 आ जाएगा। तीसरे का आंसर क्रोमियम वाला ऊपर भी किया था, देखो हमने, क्रोमियम H2O 6 टाइम्स वाला है। ठीक है ना, और Cl3 है, तो उसका तो बेटा 33 आता है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये आंसर है। डी वाला CuNH3 कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 में से कितना 2 गया, क्योंकि कॉपर इसमें +2 में है, और 4 अमोनिया है, तो 8 हो जाएगा। तो ये तो बेटा लगभग कितना 35 हो रहा है। ये भी आंसर बराबर नहीं है, तो आंसर कौन सा है, फिफ्थ का ए है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द EN ऑफ एन एलिमेंट, EN का फॉर्मूला क्या है बताओ। EN का फॉर्मूला होता है Z - X + Y, करेक्ट है ना। इफ द EN ऑफ द एलिमेंट इज 33, उन्होंने EN डायरेक्टली दे दिया, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया। EN ऑफ द एलिमेंट इज 33, ओके। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट A इज, एटॉमिक नंबर मतलब Z पूछा है। अभी आप बताओ X कितना है, देखो A की जगह पे X ले लेंगे, अमोनिया तो न्यूट्रल है, Cl 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस अमोनिया कितने हैं 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका आंसर आएगा 9। कितना आएगा, 9 आएगा। तो Z इज इक्वल टू 33 माइनस कितना 9, कितना आ जाएगा, 9 ही होगा ना, ये +9 हो जाएगा, +9 उधर गया तो -9, तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना 24 है क्या ऑप्शन में, 24 इज ऑप्शन सी। ठीक है ना। ना तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडेशन नंबर एंड EN ऑफ कोबाल्ट इन COF6 2-, COF6 2-, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो +4 है ये, तो दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी भी है और ऑप्शन सी भी है। अभी इसका EN निकालो। फेको 27 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, स्पीड बढ़ाओ। फेको आयन का 26 होता है, ये 27 हो जाएगा, 27, और इसका +4 है, ये +12 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 24, 7 में से 4 गया, 23 + 12 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 35, दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। पहले फोटो ले लो इसका। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, द EN ऑफ ईच कोबाल्ट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स। ये फर्स्ट हम लोग ने पहले भी किया था। ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना, कोई भी एक साइड का देख लेते हैं, और यहाँ पे ये डेल्टा बॉन्ड है, करेक्ट। यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना, किसी एक का EN निकालोगे दूसरे का भी सेम ही होगा। EN इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी CN 3 है ना, दोनों सिमेट्रिकल है, तो सेम निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, कोबाल्ट का 27 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सबको पता है क्यों, क्योंकि कार्बन ले तो 0 ही होगा। अभी हो जाता है 1 2 3, 3 2 6, इसके कितने इलेक्ट्रॉन गिने जाएंगे 6, इसका भी एक ही गिना जाएगा, इसका भी एक ही गिना जाएगा, इसका भी एक ही गिना जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 3। तो टोटल आ जाएगा इसका आंसर 36। और ये तो बेटा टाइम वेस्ट किया हमने, क्यों पता है, क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर पॉलीन्यूक्लियर है तो हमेशा उसका EN परफेक्ट ही आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स द EN रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड, किस में स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है? तो अगर आप लोगों ने इसको EN से सॉल्व किया है तो फर्स्ट वाले में तो परफेक्ट हो ही रहा है। EN अगर मैं निकालूं तो 26 माइनस इसका 2 है प्लस 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 36, परफेक्ट है। ए का तो ऑप्शन राइट है। बी की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अगर आपने याद है तो आपको आंसर 35 आया था। कैसे बता दूं, 26 माइनस 1 प्लस टोटल 6 तो 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 37 था शायद से ना, यस 37 आया था, ठीक है ना 37, तो ये भी मैच हो रहा नहीं है। और उसके बाद में MnCO5 तो पता डायमर भी बनाता है एंड इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, ठीक है ना। तो बताओ Mn तो कितना है 25 माइनस 0 प्लस 10, तो ये कितना 35 है, ठीक है। ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये नहीं। और लास्ट वाला है MnCO6, यस MnCO6, तो इसका तो 37 आ जाएगा, 25 माइनस 0 प्लस 12 तो 37 है, तो ये भी आंसर नहीं। तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा ए। 10 क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। Which of the following complex can act as an oxidizing agent? इसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, मतलब खुद रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा रिड्यूस होगा। कौन रिड्यूस होगा, MnCO5 रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि इसको अपना En परफेक्ट लाना है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा MnCO6 माइनस में, ये मैंने सिखाया था। सो देयरफॉर दिस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ढूंढो ऐसा कोई ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी, बाकी किसी में भी नहीं होगा, मैंने आपको सॉल्व करा, आप लोग खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, अभी ये कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा, ये लूज करेगा, तो ये देखो ऑप्शन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स बिकम स्टेबल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर क्या आएगा MnCO6। क्यों, क्योंकि ये 37 है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, ठीक है ना, एंड इट बिकम स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, 12 क्या बोल रहा है, द En ऑफ COCO4 इज 35, COCO4 का En कितना 35 है, इट बिकम स्टेबल, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, या फिर ये डायमर बनाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन सी डायमराइजेशन, दैट इज ऑप्शन डी आएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फाइनल वाले की, तो ये मैंने आपको सिखाया था, नो नीड टू सॉल्व, इसका आंसर 36 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने क्लास में भी करवाया था, आपको याद होगा तो, कि ये डायमर बनाता है। MnCO5 जो है वो क्या बनाता है, डायमर। अगर आपने नोट्स अच्छे से लिखे हैं तो उसमें ये होगा आपका Mn2CO10, इसका आंसर 36 आएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ आपका वर्कशीट नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के हमारा ये जो वर्कशीट वाला पार्ट था, हमने एक एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया, और अगर आपको कोई डाउट रहा होगा तो वो भी क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। तो फोटो लो, फिर मैं क्लीन करके नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करता हूँ। Okay students, so let's start with the very important part of the chapter, that is IUPAC nomenclature or nomenclature of coordination compound. Now when I talk about nomenclature of coordination compound, तो nomenclature में IUPAC में आपने organic में भी IUPAC nomenclature पढ़ा होगा। जिनका IUPAC नहीं हुआ है बेटा वो मेरे YouTube पे लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने 24 लेक्चर्स IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर लिया है। तो हर एक ग्रुप, हर एक फंक्शनल ग्रुप मैंने कवर किया है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। तो किसी को अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से सीखना है कि मुझे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए IUPAC है, सेकेंड आइसोमेरिज्म है। तो ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। IUPAC के 24 लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पे डाले हुए, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो हम लोग जनरली उनको सॉल्ट्स बोलते हैं। मैंने डे 1 पे लेक्चर नंबर 1 में बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नथिंग बट सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स का जो नेमिंग होता है वो उसका एक ट्रेंड हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है। उसमें हम लोग हमेशा कटायन पहले लिखते हैं फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा नमक का फॉर्मूला क्या है बेटा, NaCl। तो जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमेशा हम लोग NaCl लिखते हैं, ClNa नहीं लिखते, बिकॉज IUPAC के रूल्स के हिसाब से पहले हमको हमेशा कटायन लिखना है फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। तो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोराइड सोडियम नहीं लिखते हैं। जनरली आपके मन में कभी डाउट आता नहीं है, क्योंकि स्कूल लेवल से आप लोग पढ़ते हैं, और उसमें डाउट आना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एकदम बेसिक नॉलेज है ये कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोलते हैं, बिकॉज हमेशा IUPAC रूल्स के हिसाब से कटायन का नाम पहले लिखा जाता है, फिर बाद में अनायन का नाम लिखा जाता है। तो याद रखना बच्चों,
हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पहले कटायन का नाम लिखना है फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। सो इसमें पॉइंट नंबर 1, एक एक चीज में लिख के दे रहा हूं, ध्यान देना। कटायन is written first followed by the name of the anion, name of the anion। कटायन का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा और फिर हम लोग अनायन का नाम लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास में NaCl है, NaCl क्या बेटा, सॉल्ट है, तो हम लोग के लिए कटायन कौन है, इसमें कटायन है Na+ और अनायन कौन है स्टूडेंट्स, यस इट इज Cl-। तो इसका नाम लिखने के टाइम में पहले कटायन का नाम लिखा जाएगा फिर अनायन का नाम लिखा जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, बराबर ना। तो ये कटायन का नाम हो गया और ये किसका नाम हो गया, अनायन का नाम। ये कटायन का नाम है और ये अनायन का नाम है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का देखो स्टूडेंट्स, मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, कोई को बच्चा सोचता है कि ये क्या है, तो हम लोग को आता है, बट मेरा एक तरीका ही ऐसा रहेगा, एकदम कंसेप्ट वाइज सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि दिमाग में चीजें बराबर से फिट हो जाए। तो कटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन, सेम पैटर्न इज फॉलोड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो, ठीक है ना। अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास में समझो ये कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6 4-, समझो, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अभी इसका जो नाम है वो हमेशा किस तरीके से लिखे, ये कटायन भी हो सकता है अनायन भी हो सकता है। इसका जो नाम लिखने का तरीका है वो है बेटा, रूल हमेशा याद रखना, इसके लिए जो रूल है वो है हमेशा सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के नाम लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ लिगेंड्स इज फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स। अगर एक से ज्यादा लिगेंड है देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली, ठीक है, फॉलोड बाय नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस लास्ट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। स्टूडेंट्स ये ऑर्डर याद रखिएगा प्लीज, ठीक है, ध्यान से सुनो एक एक करके। सबसे पहले हम लोग किसको नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ द लिगेंड, अभी 6 है तो हेक्सा, ठीक है ना। नेम ऑफ द लिगेंड, अभी नेम ऑफ द लिगेंड के लिए लेक्चर नंबर 4, 5 एंड 6 3 लेक्चर्स लिए, तो मैं यहाँ पे वापस टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला था इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिगेंड्स। उसके बाद में नेम ऑफ द लिगेंड्स, नेम ऑफ द लिगेंड्स अगर 2 लिगेंड्स है, क्लोरो भी है और ब्रोमो भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करके पहले ब्रोमिडो आएगा फिर क्लोरिडो आएगा। नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट आएगा, और ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना सिखाया है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी पूरा 2 बोर्ड हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास में 6 केसेस है, हम लोग आज के लेक्चर में ट्राई करेंगे 3 से 4 केसेस कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग फर्स्ट केस है बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। अनायन कॉम्प्लेक्स होगा और कटायन कैसा होगा, सिंपल होगा। सर समझाओ जरा, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्या कॉम्प्लेक्सेस में सिखाया था, 3rd लेक्चर आई थिंक, ठीक है ना, उसमें सिखाया था। जैसे अगर मेरे पास में K4 FeCN6 है, बेटा मैंने IUPAC बहुत डिटेल में एक एक चीज को कैटेगराइज किया है, ठीक है ना, केस 1 केस 2 ऐसे कोई भी बुक्स में मिलेगा नहीं, बहुत मेहनत करके नोट्स बनाता हूं मैं, तो प्लीज आप लोग इसी तरीके से इसको लिखिएगा। थोड़े नोट्स मेरे ज्यादा है बट आपको एक श्योरिटी देता हूँ कि क्वेश्चन भी इसमें से ही आएगा, वरना आप ढूंढोगे कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सिंपल कटायन, इसमें कटायन क्या है, सिंपल है, और अनायन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, एंड कॉम्प्लेक्स अनायन, ठीक है। तो इस केस के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके नेमिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें स्टेप्स टू बी फॉलोड, ठीक है ना, स्टेप्स कौन से हैं जो आपको नेमिंग लिखने में काम आएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एक एक करके स्टेप्स पढ़ेंगे, ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 बोलते हैं राइट द नेम ऑफ द मेटल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर प्रेजेंट है उसका नाम लिखेंगे।
सो राइट द नेम ऑफ द मेटल, राइट द, मैं एक एक चीज लिख के दूंगा, नेम ऑफ द मेटल, क्यों, क्योंकि ये कटायन है और कटायन का ही नाम पहले लिखेंगे, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन, तो हम लोग पहले कटायन का लिखेंगे नाम। तो राइट द नेम ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर, मैंने बताया था ना आयनाइजेशन स्फीयर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, आयनाइजेशन स्फीयर, पक्का। जो आयनाइजेशन स्फीयर के बाहर मेटल है उसका नाम लिखना है। इसमें एक चीज नोट कर लेना, राइट ओनली द नेम, राइट ओनली नेम एंड नॉट इट्स नंबर। इसका सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना है, नंबर नहीं लिखना है। मतलब समझा नहीं सर? इस केस में पोटेशियम कितने हैं? 4 है, तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम लिखता। अगर यहाँ पे CuK3 होता तो भी हम लोग क्या लिखते हैं? पोटेशियम 3 लिखते हैं, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखते। तो ये स्टेप नंबर 1 है, एक एक स्टेप अच्छे से समझो बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या, वापस बोल देता हूँ, बोलो वापस से। राइट द नेम ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द आयनाइजेशन स्फीयर। नोट क्या है? राइट ओनली द नेम एंड नॉट इट्स नंबर। इसके नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है। सर क्यों? अभी मुझे बता बेटा, जब आप लोग इसका नाम लिखते हो, इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या ऐसे बोलते हो क्या? डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ऐसे थोड़ी बोलते हो। इसका नाम तो क्या लिखते हो? एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही लिखते हो ना। तो स्टूडेंट्स ये नंबर से हमको लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो वैलेंसी के हिसाब से सेटिस्फाई हो ही जाता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 आई थिंक सबको समझ में आ गया। चलो स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़े। स्टेप नंबर 2, writing the name of the ligand, writing the name of ligand। ligand का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। writing the name of the ligand, ligand का नाम कैसे लिखा जाता है, तो बेटा इसमें स्टेप्स फॉलो करना है। अगर एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिगेंड कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा था, राइट ना। कितनी बार आ रहा था? 6 बार आ रहा है, तो वहां पे हेक्सा वर्ड यूज करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आराम से, नेम ऑफ द लिगेंड्स तो मैंने आपको सिखा दिया था, इथिलीन डायमाइन है, ऑक्सलेटो है, ये सब मैंने सिखा दिया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट्स कौन से वो देता हूं। स्टेप नंबर 2 में, इफ द सेम लिगेंड appears more than one time, then we use die for 2। die किसके लिए? 2 के लिए। डाई हम लोग लिखा है डाई मिथाइल, डाई इथाइल। ट्राई फॉर 3, टेट्रा for 4, penta for 5, hexa for 6। Is it clear? पक्का? तो अगर सेम लिगेंड कितनी बार आ रहा है? एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो हम लोग 2 डाई, जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो CN को हम लोग साइनाइडो बोलते हैं, साइनाइडो C बोलते हैं, इधर साइनाइडो C, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्सा। हेक्सा क्यों? 6 बार आ रहा है, तो हेक्सा साइनाइडो डैश C ऐसा। अगर ये 5 बार आ रहा था तो पेंटा साइनाइडो C, 4 बार आ रहा था टेट्रा साइनाइडो C ऐसा, ठीक है। इफ द सेम लिगेंड अपीयर्स मोर देन वन टाइम, देन वी यूज क्या? आगे प्रीफिक्स लगेगा। डाई किसके लिए? 2 के लिए, ट्राई किसके लिए? 3 के लिए, एंड टेट्रा किसके लिए? 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, और हेक्सा 6 के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी हैव a complex ligand, very important point, this is very important point। if we have a complex ligand like ethylene diamine है, राइट। और अगर हम लोग बात करें तो EDTA है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, DMG है, OX है, ऑक्सलेटो है, ठीक है ना। if we have a complex ligand, or if the ligand already contains, if the ligand already contains di, tri, tetra, etc. in their name, ठीक है ना।
देन वी यूज, अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोला मैंने, क्या लिखा है वो देख लो ध्यान से। अगर हमारे कंपाउंड में ऑलरेडी बच्चों, अगर हमारा लिगैंड कैसा है, कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, राइट, या फिर हमारे लिगैंड में ऑलरेडी ऑलरेडी क्या नाम है, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिखूं, मेरा अगर कॉम्प्लेक्स है, सॉरी लिगैंड है इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, समझो ये लिगैंड है बेटा, क्या है ये, लिगैंड है, बराबर है। और समझो अगर ये 2 बार अपीयर हो रहा है, ठीक है ना, अगर ये 2 बार आ रहा है, अपीयर्स, सपोज इट अपीयर्स हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, अगर ये 2 बार आ रहा है तो मैं इसमें डाई ट्राई टेट्रा वर्ड ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो अभी जनरली अगर इसको लिखने के लिए बोलूंगा तो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, सर सेम लिगैंड 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे क्या लिखेंगे, डाई इथिलीन डाई अमाइन, बराबर है। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि इसके नाम में, ध्यान से देखना, इसके नाम में पहले से ही क्या है, डाई है, पहले से क्या है, डाई है। डाई वर्ड आ जाए, ट्राई वर्ड आ जाए, टेट्रा वर्ड पहले से अगर है तो फिर वापस डाई मत लगाना, कंफ्यूजन होगा ना, अभी कंफ्यूज होंगे, डाई इथिलीन डायमाइन ये क्या है, ये तो नया लिगैंड हो गया। तो सर फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, देन वी यूज बिस, BIS for 2, tris for 3, tetrakis for 4, pentakis, ये ऑर्गेनिक में भी आपने यूज किया होगा 5, ठीक है ना। सो बिस, ट्रिस, टेट्राकिस एंड पेंटाकिस, ठीक है ना, 2 3 4 5, इन सब के लिए बेटा ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। तो इसका रियल में जो नाम है, अगर वो 2 बार आ रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बिस, बिस लिख दिया। और हमेशा याद रखना कॉम्प्लेक्स लिगैंड या फिर ऐसा लिगैंड रहेगा तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, नॉर्मल ब्रैकेट में, बिस इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन, और ये वाला जो नाम है बेटा वो है करेक्ट नेम। इज इट क्लियर। तो ये बेटा 2 बार अपीयर हो रहा है तो हम लोग इस तरह क्या लिखेंगे, बिस वर्ड यूज है। अगर 3 बार होता तो ट्राई इथिलीन डायमाइन नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ट्राई इथिलीन डायमाइन तो उसका तो मीनिंग ही अलग हो जाएगा बेटा। तो इस वजह से बेटा वहां पे क्या लिखेंगे, ट्रिस ब्रैकेट में इथिलीन डायमाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। अभी जैसे ऑक्सोलेटो वर्ड है, ऑक्सोलेटो, बराबर है, ऑक्सोलेटो सबको पता है बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स लिगैंड है, बट इसके नाम में क्या नहीं आ रहा है, डाई नहीं आ रहा है, टेट्रा भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो आप इसमें अगर समझो ये 2 बार आ रहा है तो डाई ऑक्सोलेटो भी लिखोगे तो चलेगा, डाई ऑक्सोलेटो भी लिखोगे तो चलेगा, और इसमें आप क्या लिख सकते हो, बिस ऑक्सोलेटो भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसमें अगर कोई अगर नाम में डाई ट्राई टेट्रा नहीं आ रहा है तो बेटा चल जाएगा। अभी ऐसे मैं अगर आपको ईडीडीए बोल दूं, ईडीडीए सबको पता है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डायमाइन, तो वर्ड डाई आ गया, तो फिर इसमें बेटा अगर 2 बार होगा तो बिस वर्ड यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर, राइट। डीएमजी का फुल फॉर्म बताओ, डाई मिथाइल ग्लाइकोजेन, डाई आ गया तो अगर यही 2 बार हो जाएगा तो डाई डाई मिथाइल, डाई डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइन नहीं ना बेटा। तो याद रखना अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिगैंड है या फिर लिगैंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड है तो वहां पे हम लोग ये सब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही तसल्ली से बेटा एक एक चीज को समझते जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे था कटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, एक बार रिवीजन करेंगे फिर फोटो लेना। कटायन का नाम पहले लिखेंगे फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन। कॉम्प्लेक्स आयन में हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ लिगैंड्स लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द लिगैंड्स लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एंड नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल। ऐसे टोटल 6 केसेस है बेटा। पहला केस क्या है, केस 1 में क्या है, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरे में कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल अनायन, फिर दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, बराबर ना, फिर बाद में पता है वो ब्रिज वाले होंगे, फिर बाद में लास्ट में न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, और फिर लास्ट में उसके बाद में क्या करूंगा, इसका नाम दिया होगा तो फिर स्ट्रक्चर पता करना है, नाम दिया होगा फॉर्मूला पता करना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला से नाम निकालेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट वाले केस में नाम दिया होगा और फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है, हर एक के लिए स्टेप्स थोड़े थोड़े डिफरेंट है, तो ये जो स्टेप्स लिखवा रहा हूं वो इसके लिए, सिंपल कटायन के लिए एंड कॉम्प्लेक्स एनायन के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नेम ऑफ द मेटल, इसका नाम लिखोगे, बराबर है, बट इसका नंबर नहीं लिखोगे। समझो 4 ऑप्शन दिया, एक में नंबर लिखा हुआ है तो वहीं पे अपन इसको रूल आउट कर लेंगे।
स्टेप नंबर 2, राइटिंग द नेम ऑफ द लिगैंड। अगर सेम लिगैंड दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बार आ रहे हैं तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके लिगैंड में ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी क्या है, डाई ट्राई टेट्रा वर्ड है, तो फिर हम लोग ये स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे, बेस ट्रेस टेट्राकिस एंड पेंटाकिस, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया। बट ऑक्सोलेटो के केस में बेटा बहुत बार आप डाई वर्ड भी देखोगे और बेस भी देखोगे, ठीक है। तो इसका फोटो लो। फिर इसी रूल के अंदर स्टेप नंबर 2 के अंदर एक और पॉइंट है कि अगर हमारे पास में बहुत सारे लिगैंड है तो कैसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनको जमाएंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे उसमें सेंट्रल मेटल एटम को नेमिंग कैसे दिया जाता है। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। ओके, तो स्टेप 2 का नेक्स्ट पॉइंट, इफ मोर देन one type of ligands are present, then their names are written in alphabetical order। तब हम लोग उनको बेटा किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। 2004 अभी 2020 चल रहा है, 2004 के पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे, ठीक है ना। अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक लिगैंड को पहले, फिर ये वो बहुत सारे झंझट थे। अभी ऐसा नहीं है। 2004 के बाद जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, पहले तो बेटा क्लोरो भी यूज किया जाता था। 2004 के पहले तो क्लोरिडो बोलते ना हम लोग, पहले क्लोरो ब्रोमो इस तरीके से। अभी भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको यही सब देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन एज इट इज किसी रेफरेंस बुक से उठा लिए जाते हैं। बट 2004 के बाद अगर आप कोई भी पेपर देखोगे, ठीक है, 2016 या 13 ऐसा कुछ भी देखोगे, तो उसमें क्लोरो की जगह पे क्लोरिडो, ब्रोमो की जगह पे ब्रोमिडो, साइनाइडो, सी इस तरीके से लिखा हो जाता है, ठीक है। So if more than one type of ligands are present, then their names are written in alphabetical order। जैसे कि सर एग्जांपल, अगर मेरे पास में बहुत सारे लिगैंड्स है, जैसे NH3 भी है, वाटर भी है, ठीक है ना, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, ये 4 लिगैंड है। तो इसको किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो अगर ये चारों लिगैंड्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुझे था इसका नाम क्या है, AMMINE अमाइन। इसका नाम क्या है, एक्वा, AQUA, ये हो गया एक्वा। इसका नाम क्या है, क्लोरिडो, ठीक है ना, और इसका नाम क्या है, ब्रोमिडो। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहला ऑर्डर वाइज लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ। इसका जो है स्टार्टिंग लेटर है ए, ये भी ए, ये सी और ये बी है, करेक्ट। तो इतना तो कंफर्म है कि ये दोनों स्टार्टिंग में आएंगे। इसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे वो बताऊंगा। फिर पक्का पता है कि ये 3rd नंबर पे आएगा और बाद में ये 4th नंबर पे आएगा। अभी फर्स्ट और सेकंड में इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, इन दोनों में ए है, सेम है, तो फिर आगे जाओ, यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्यू है, बराबर है। तो एम पहले आता है, MNOPQ, राइट। ऐसा नहीं आता तो बोल के देख लिया करो, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा नेमिंग की जाएगी, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है और एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो हमेशा याद रखो उसमें कौन सा वाला ऑर्डर फॉलो होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। बहुत सारे बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि पहले अनायनिक लिगेंड, फिर आप लोगों को न्यूट्रल लिगेंड, फिर आपको कटायनिक लिगेंड लिखना है। वो सब पुराना हो गया है और अभी वो यूज भी नहीं होता है। तो जिस तरीके से और जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, वो याद रखना है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ने डाई ट्राई टेट्रा पढ़ लिया, बेस ट्रेस टेट्राकिस पेंटाकिस ये सब पढ़ लिया, और लिगेंड्स के हम लोगों ने ये कांसेप्ट भी पढ़ लिया, ठीक है। अभी आ जाता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में राइटिंग द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नेमिंग लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जनरली हम लोग क्या करते हैं, इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स English word is used, English word for central metal atom is used
is used followed by 8। ऊपर से गया सबको, यस, followed by 8। ये क्या है सर? इसका मीनिंग समझो। अगर आपका, ध्यान देना, अगर आपका मेटल जो है, समझो एग्जांपल के तौर पे सेंट्रल मेटल आयन समझो जो है Fe है, तो सबको पता है इसको आयन बोलते हैं, राइट। बट इसका जो इंग्लिश नाम है वो क्या है? फेरम। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? फेरेट। इस तरीके से लास्ट में क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8। ठीक है, तो फेरेट, ठीक है ना। अगर समझो बोरॉन हो गया तो क्या लिखेंगे? बोरेट। प्लैटिनम हुआ तो प्लैटिनम, तो प्लैटिनेट। पैलाडियम हुआ तो पैलाडेट, ठीक है ना। वेनाडियम हुआ वनाडेट, वनाडेट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉपर हुआ तो कॉपरेट मत लिखना, क्यूपरेट। क्या लिखेंगे? क्यूपरेट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में कोबाल्ट है, कौन है? कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट। इस तरीके से लिखेंगे। तो याद रखना, अगर आपका मेटल किस में है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, तो ये सिर्फ इसी केस में होगा, बाकी सब केस में तो नॉर्मल ही है। मर्क्यूरी है तो इसको हम लोग मर्क्यूरेट, और बहुत सारे बुक्स में इसका मर्क्यूरी भी दिया, दोनों में से कोई भी यूज करो, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, टिटेनियम, टाइटेनेट, ठीक है ना। उसके बाद में साइंस टीचर स्कैंडियम, इतने याद रखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं लिख के दे देता हूँ, स्कैंडेट। क्या लिखेंगे? स्कैंडेट। उसके बाद में समझो सिल्वर है, अर्जेंटिनम, तो क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है ना। गोल्ड है, इसको ऑरम बोले, गोल्डेट मत लिखना, ठीक है ना। इसका सिल्वरेट मत लिखना, इंग्लिश नेम यूज करना है, ऑरट, औरतें नहीं, और औरत, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? ऑरेट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में चलो हो गया, मैंगनीज ले लेते हैं, वो भी बहुत बार आता है, तो क्या लिखेंगे? मैंगनेट। इसका लिखेंगे मैंगनेट, ठीक है। उसके बाद में अगर टंगस्टन हुआ तो लिखेंगे टंगस्टेट, और इसका बहुत सारे बुक्स में सिर्फ टंगस्टन भी दिया हुआ है। तो ये दो एलिमेंट्स के लिए याद रखना, स्कैंड, इसके लिए, किसके लिए? मर्क्यूरी, और इसके लिए। और कोई एग्जांपल्स है जो बच गए हैं हमारे? यस, एल्यूमिनियम, तो क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम आया तो क्या लिखेंगे? एल्यूमिनेट। निकल आया तो निकलेट, निकलेट। उसके बाद में अगर क्रोमियम आया तो क्रोमेट, क्रोमियम आया तो क्रोमेट। जिंक आया तो जिंकेट। क्या लिखेंगे बच्चों? जिंकेट। टंगस्टन हो गया, वेनाडियम हो गया, पैलाडियम हो गया, एमएन, गोल्ड, सब हो गया, सब कवर हो गया, ठीक है। तो दिस वाज द स्टेप नंबर डैश बच्चों, स्टेप नंबर 3। यस, स्टेप नंबर 4, थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे? नेमिंग ऑफ व्हाट? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम कैसे लिखना है वो लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना, these names are to be used in anionic complex में ही है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कटायन है, मतलब ये सिर्फ केस 1 में यूज होंगे। केस 2 में तो बेटा सिंपल है, आप Fe का आयन लिख दो, बोरॉन का, बोरेट का, बोरॉन ये ना, ये बोरॉन लिखो, इसका प्लैटिनम लिखो, इसका पैलाडियम लिखो, वो वहां पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका कॉपर है, वैनाडियम लिखोगे, नॉर्मल जो नाम है वही, बट सिर्फ और सिर्फ याद रखना अनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या नाम लिखेंगे? लास्ट में 8 लिखेंगे, ठीक है। तो दिस वाज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज ऑलवेज रिटन इन, इट इज ऑलवेज, सिंपल है, छोटा सा ही पॉइंट है, इट इज ऑलवेज रिटन इन रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है ना। जैसे कि अगर मुझे बताओ Fe+3 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? Fe, या फिर आयन, या फिर इधर क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। फेरेट क्यों? क्यों? बिकॉज आयन का Fe का फेरेट है,
फेरेट रोमन नंबर 3, ऐसा इस तरीके से। ठीक है बेटा, अगर समझो हमारे पास में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 है, तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनिएट रोमन नंबर 3, ऐसा इस तरीके से लिखना है बच्चों। ठीक है ना। अगर मेरे पास जिंक +2 है, तो अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स तो क्या लिखेंगे, जिंकेट रोमन नंबर 2, इस तरीके से बेटा अपना काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं बहुत सारे अभी एग्जांपल दूंगा, लगभग 10 से 12 एग्जांपल हर केस में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो 50 से 60 एग्जांपल्स तो वैसे ही हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 30 टू 40 आपको वर्कशीट के अंदर दूंगा, तो लगभग समझ लो बेटा 80 से 90 एग्जांपल्स अपने प्रैक्टिस करके हो जाएंगे, और वो सब जो आपको वर्कशीट में दूंगा वो सब किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए होंगे, आपको ब्रैकेट में वो लिखा भी है हमने। ठीक है, तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं अभी बहुत सारे केस 1 के एग्जांपल डिस्कस करूंगा, कैसे नाम लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, सो केस 1 के अभी हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल जो है, अप्रोक्सीमेटली मेरे पास में 14 एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहले थोड़े एग्जांपल्स मैं डिस्कस करके बताता हूँ, फिर आप लोग को सॉल्व करने के लिए दूंगा। ठीक है, सो K4 FeCN6। अभी सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या ये केस 1 है या केस 2 है? सर ये तो केस 1 है। क्यों? सिंपल कटायन है, कॉम्प्लेक्स अनायन है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूं मैं, सिंपल कटायन है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स अनायन है। इतना तो सबको समझ में आ गया, तो ये केस 1 हो गया, सो देयरफॉर केस 1। ठीक है, चलो दूसरा, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, मेटल का नाम लिखना है। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो मेटल है उसका याद रखना, नाम ही लिखना है, नंबर नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, पोटेशियम लिख दिया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, टेट्रा मत लिखना, आगे देखो अभी सबसे पहले मुझे था कॉम्प्लेक्स आयन में क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ लिगैंड्स। तो लिगैंड्स कितने हैं, 6, तो क्या लिखोगे, हेक्सा। हेक्सा CN को बेटा क्या बोलेंगे, साइनाइडो। ठीक है ना, कौन से वाले से, C से, साइनाइडो C। ठीक है ना, अभी ये कौन है, Fe है, कौन है, कॉम्प्लेक्स अनायन है ना, तो Fe को क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, तो फेरेट, और रोमन नंबर कितना, K4 है ना, तो K4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2, तो हो गया। इसका नाम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो C, फेरेट क्या, रोमन नंबर 2, हो गया, बस इतना ही इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, Na3AlF6। सर ये तो क्रायोलाइट है, तो क्रायोलाइट का अगर IUPAC नाम पूछ लिया तो फिर ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, Na3AlF6। ठीक है, तो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे सोडियम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। ठीक है ना, ट्राइसोडियम मत लिखना। अभी कितनी बार है, 6 बार है, तो हेक्सा। फ्लोरीन को क्या लिखेंगे, फ्लोरिडो। बहुत सारे बुक्स में अभी भी फ्लोरो ही लिखा है, पुराने चल रहे हैं। अभी भी मैंने बोला 2004 के बाद IUPAC ने अमेंडमेंट्स किए, अमेंडमेंट्स का मतलब चेंजेस किए हैं, तो अभी फ्लोरिडो लिखना है, फ्लोरो नहीं। ठीक है, एल्यूमिनेट, फ्लोरिडो, एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स अनायन है, तो एल्यूमिनेट, रोमन नंबर कितना, 3, हो गया। इस तरीके से नेमिंग कर दिया बच्चों। ठीक है, 6-7 एग्जांपल के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं आप लोग इसको। इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, आपने ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज भी किया होगा। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, लिथियम, अनायन कौन है, हाइड्राइड है, तो टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 3। ठीक है ना, बहुत इजी है बच्चों। IUPAC अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैंने जनरली देखा है बुक्स में गिच पिच करके दिया, ये एग्जांपल भी वो एग्जांपल भी, नहीं समझेगा। मैंने बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए, कम से कम 7 से 8 पेज तो मेरे ये सिर्फ नोट्स ही है बेटा। तो स्टूडेंट्स, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग के नोट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, और जिस ऑर्डर में मैं सिखा रहा हूँ उसी ऑर्डर में आप नोटबुक में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है Ca3 FeCN6 2।
ठीक है ना बच्चों। ये जो नंबर्स लिखे जाते हैं ना, इससे कभी मत घबरना, ठीक है ना, इससे कोई लेना देना ही नहीं अपना, इससे कोई लेना देना नहीं, वो तो खाली ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, कैल्शियम। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर बड़ा है तो इसमें 8 नहीं लगाना है, खाली कॉम्प्लेक्स अनायन होता है ना, उसी के नाम में क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर का तो नाम एज इट इज लिखना है, कैल्शियम लिख दिया। फिर हेक्सा, अभी सर आप बोलोगे 12 है, 12 नहीं है बेटा, 6 ही है। आपको सिर्फ यही देखना है, ये तो खाली वैलेंसी की वजह से हो रहा है। आप जब Al2O3 लिखते हो तो ये जो 2 और 3 है बेटा, वो तो सिर्फ वैलेंसी की वजह से है बेटा, हम तो सिर्फ ऑक्साइड ही बोलते हैं ना। तो वैसे बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, इन नंबर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो हेक्सा, वो सिर्फ हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, हेक्सा साइनाइडो सी, हेक्सा साइनाइडो सी। और ये भी क्या है बेटा, फेरेट ही है। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कैल्शियम का 3 × +2 प्लस Fe कितने हैं 2, 2 × X प्लस 2 साइनाइड है, सो 12 साइनाइड्स हो जाएंगे। तो 12 × माइनस, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो अपने को गिनना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है, तो 3 × 2 = 6 और ये 12 है, तो x का वैल्यू कितना हुआ बेटा, +3 हुआ कि नहीं हुआ। तो फेरेट हुआ, तो फेरेट में रोमन नंबर कितना लिखोगे, रोमन नंबर 3। इज इट क्लियर। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स और सॉल्व करूंगा, फिर मैं आपको 7 एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आंसर सबके मैं ही डिस्कस करूंगा, बट आपको मैं ट्राई करने की जरूर दूंगा। Na2Zn OH 4 टाइम्स, बराबर बेटा। अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम लिखा, डाई मत लिखना। टेट्रा है क्योंकि 4 बार है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो, ठीक है ना, बहुत सारे बुक्स में अभी भी हाइड्रोक्सो ही लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, जिंकेट, और रोमन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया 5th 6th एग्जांपल, K2 पैलेडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड OH, ठीक है ना, ये चारों है बेटा। तो अभी यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना पड़ेगा। पहले आपको पता है पोटेशियम तो लिखना ही है, क्यों, कटायन का नाम हमेशा पहले फॉलोड बाय द नेम ऑफ द अनायन, उसमें कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इधर के लिए, ठीक है, लिगेंड्स के लिए। तो बेटा इसका शुरुआती अक्षर क्या है, C है, इसका शुरुआती अक्षर B है, इसका शुरुआती अक्षर I है, और इसका शुरुआती अक्षर H है। तो सबसे पहले क्या आता है, AB, B मतलब ये आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइडो। बी के बाद सी मतलब क्लोरिडो, ठीक है ना। आपको गैप नहीं देना, मैं गैप दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, आपको सिर्फ इसको टच करके लिखना है। ब्रोमाइडो, क्लोराइड हो गया, फिर ABCD EFGH, H के बाद आएगा तो हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, फिर आयोडीडो, जैसे ब्रोमीडो था, ठीक है ना। अभी पैलाडियम है तो क्या लिखेंगे, पैलाडेट। अभी जिनका बेटा मेरे लेक्चर्स एकदम जो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए बेटा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं बेटा, इधर रोमन नंबर 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पैलाडियम का निकालो 1 2 3 4 है, अगर 4 है तो डेफिनेटली इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही रहेगा। तो बेटा आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, एग्जाम में टाइम भी बचा सकते हो। और समझो एग्जाम में समझो 2 ऑप्शन है जिसमें +4 दिया है, तो ऐसे रूल आउट हो जाएगा, और एक में समझो 2 दिया और एक में 1 दिया है, तो बेटा जो दिमाग वाला रहेगा उसमें तो टाइम बचा लेगा बेटा, ठीक है। चलो 7th एग्जांपल, पोटेशियम, ये वाला कौन सा सॉल्ट है बच्चों, सर ये तो जी सॉल्ट है। देखो ऐसे बेटा बार बार चीजें लिख लिख के याद हो जाएगी, ठीक है ना। आपने देखा होगा मेरे डीपीपी या वर्कशीट्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो एंटी कैंसर एजेंट सिस्प्लैटिन के ऊपर ही है, तो ऐसे कर करके बेटा अपने को चीजें याद हो जा रही है, ठीक है। चलो आप बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है सर, पोटेशियम तो लिखना ही है। अभी यहाँ पे लिगैंड कौन है, सी है, और इसका नाम इथिलीन है, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक ही है। तो बताओ ई पहले आता है कि सी पहले आता है, सर पहले क्या आएगा, सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरिडो, ठीक है, ई का इथिलीन, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लैटिनेट,
और सबको पता है जिस सॉल्ट के अंदर प्लैटिनम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है 2Q, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। एक डाउट अगर किसी को आ रहा है तो नोट लिख लेता हूं, डाई ट्राई टेट्रा एंड बिस ट्रिस टेट्रा किस etc are not used in alphabetical comparison। इनको बेटा अल्फाबेटिकल के लिए यूज नहीं करना है, अल्फाबेटिकल कंपैरिजन के लिए इनको यूज गलती से भी मत करना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे टी को देखना है कि ई को देखना है, पर है ना ट्राई क्लोरिडो है ना, तो बेटा यहाँ पे टी भी नहीं देखना है, अपने को शुरुआत सी से ही करनी है बेटा, ठीक है ना। डाई ट्राई टेट्रा बिस ट्रिस टेट्राकेस आर नॉट यूज्ड फॉर अल्फाबेटिकल कंपैरिजन। अल्फाबेटिकल कंपैरिजन में इनका कोई लेना देना नहीं है। तो 7 एग्जांपल्स मैंने सॉल्व किए, अभी 7 एग्जांपल्स में आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, 8th एग्जांपल अभी से आप लोग को ट्राई करना है। इन सब के आंसर्स मैं ही बताऊंगा, डोंट वरी, बट पहले आप लोग खुद से सॉल्व करिए। K3FeCN6 9th वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व करिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, सो इन सब के आंसर्स मैं डिस्कस करता हूँ। एक करेक्शन किया मैंने यहाँ पे, CNS लिखा था SCN है बेटा, वो क्या है SCN थायोसाइनेट। चलो अभी इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसका नाम, तो इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो सी फेरेट रोमन नंबर 3। ये पोटेशियम फेरिसाइनेट भी है, तो लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा में नाम लिखना, बट वो IUPAC नाम नहीं है, याद रखना है क्योंकि वो कभी कभी पूछ सकते हैं। अभी बच्चों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अभी इन तो क्या था, ये कटायन और अनायन था, अभी यहाँ पे कटायन है ही नहीं तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, ये वाला पार्ट हट जाएगा, कटायन वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम कहाँ से शुरू होगा, टी से शुरू होगा, टेट्रा साइनाइडो सी, टेट्रा साइनाइडो सी। बट अभी भी अनायन ही किया ना, तो क्या लिखोगे, निकल लिखोगे कि निकलेट, निकलेट रोमन नंबर कौन सा 2। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अभी मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे लास्ट में वर्ड आपको लिखना है आयन। क्यों, क्योंकि ये पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए है, निकलेट के लिए या फिर साइनाइडो सी के लिए वर्ड आयन नहीं है, पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ये आज के बाद क्या याद रखोगे, अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस या प्लस है, ठीक है ना, अभी यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों कटायन अनायन दोनों है, ठीक है ना। तो अगर वो खाली अनायन या फिर सिर्फ कटायन है तो लास्ट में वर्ड क्या लिखोगे, आयन लिखोगे, याद रखना बच्चों। इसका नाम बताओ, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो एन लिखेंगे, ठीक है ना, नाइट्राइटो एन भी लिखेंगे तो चलेगा, नाइट्रो एन लिखेंगे। कोबाल्टेट लिखोगे, कोबाल्टेट रोमन नंबर कितना 6 और इसमें से 3 गया तो 3।
अभी वर्ड इसमें आयन क्यों नहीं आएगा बच्चों, इसमें वर्ड आयन क्यों नहीं आया बताओ, क्योंकि यहाँ पे कटायन और अनायन नहीं साथ में है, यहाँ पे सिर्फ अनायन होता तो यहाँ पे वर्ड आयन आता था। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये वाला, इसमें पोटेशियम वर्ड तो आएगा ही आएगा, पोटेशियम। अब यहाँ पे दो लिगेंड है, इसका नाम है साइनाइड, सी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, और ये नाइट्रोसिल, ये एन से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों क्या आएगा बताओ, नाइट्रोसोनियम भी लिख सकते हैं, एफ है तो, ठीक है ना। तो बताओ इसका फिर क्या लिखेंगे, ये क्या करेंगे, पहले सी आएगा कि एन आएगा, पहले सी आएगा, तो पेंटा साइनाइडो, पेंटा वर्ड का पी तो कंपेयर नहीं करना है, साइनाइडो सी, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना। अभी बताओ ये 6 हो जाएगा, इसका मैंने बोला था ना, फिर आयन रहेगा तो इसको +1 लेंगे, +1 और ये -6 हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा, तो ये +4 है तो ये +1 हो जाएगा। आयन किस में, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +1 में है ना। कैसे किया वापस बताओ, 3 तो इसका प्लस और 5 माइनस, तो कितना -2, और इसका +1 तो कितना +1 बचा ना, नाइट्रोसोनियम फेरेट, रोमन नंबर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, रोमन नंबर 1। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरेट मत लिखना, मर्क्यूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, टेट्रा। अभी इसका नाम क्या है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, तो थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, कोबाल्टेट, क्या आएगा, कोबाल्टेट, ठीक है। मर्क्यूरी का जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो क्या है, जिनी कनाडा होगा, तो मर्क्यूरी बेटा रोमन नंबर 1 में होता है, क्यों, क्योंकि सॉरी रोमन नंबर 2 में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा ये ग्रुप नंबर 12 के एलिमेंट्स है, तो इसका अगर 2 आ तो ये -2 है, तो इसका कोबाल्टेट करके आएगा, रोमन नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये डीएनए ब्लॉक में सीखा था ना, ग्रुप नंबर 12 है तो उनका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है, +2 होता है। नेक्स्ट, इसका नाम कैसा आएगा बताओ, पोटेशियम, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले का नाम लिख दिया, फिर टेट्रा, टेट्रा क्यों 4, आयोडिडो, टेट्रा आयोडिडो, ये क्या है, मर्क्यूरी भी लिख सकते हैं, मर्क्यूरेट भी लिख सकते हैं, मर्क्यूरेट 4 और ये 2 गया तो मर्क्यूरेट का क्या आएगा, 2 आएगा। मैंने यहाँ भी वैसे भी वही लिया था, ठीक है। चलो अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये ऑक्सलेट है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम ना, पोटेशियम वर्ड आ गया। अभी यहाँ पे ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो यहाँ पे आप ट्रेस वर्ड यूज कर सकते हो, अगर इसमें ट्रेस नहीं भी यूज करोगे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड में बाय ट्राई ये सब नहीं आ रहा है, तो इधर मैंने सिर्फ ट्राई लिखा तो भी चलेगा, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट, रोमन नंबर क्या बच्चों, रोमन नंबर 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ केस 1। केस 1 खत्म हो गया जिसमें सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन था। अब इसका उल्टा केस पढ़ेंगे जिसमें सिंपल क्या होगा, अनायन होगा, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कटायन होगा। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू केस 2। केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड containing complex cation and simple anion। अनायन क्या होगा बच्चों, सिंपल होगा, कटायन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल AlH2O 6 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट Cl3, ठीक है ना। तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इसमें जो कटायन है ये कॉम्प्लेक्स कटायन है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कटायन है, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सिंपल अनायन है, एकदम सिंपल, ठीक है ना। ये सिंपल क्या है, अनायन, और ये कॉम्प्लेक्स कटायन है। अभी इसके लिए जो स्टेप्स है वो क्या है जरा देखते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है ना। सबसे पहला जो स्टेप है
वो है बेटा इसमें, एक सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स, सो स्टेप नंबर 1, वहां पे क्या था, नेमिंग ऑफ द मेटल जो पहले बाहर था। अभी यहाँ पे तो बाहर कोई मेटल है ही नहीं, तो वहां पे हम लोग डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स कटायन से शुरू करेंगे। तो नेमिंग ऑफ लिगेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। अभी नेमिंग ऑफ लिगेंड जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम एज केस 1, जो केस 1 में पढ़ा था उसके जैसा ही है, इसमें कोई अलग नहीं। नेमिंग ऑफ लिगेंड। फिर आता है नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का बेटा नॉर्मल वे में ही नेमिंग करना है, इसको इंग्लिश वे में लास्ट में 8 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद में थर्ड आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो कि कौन से फॉर्म में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अभी इसका नाम लिखेंगे अनायन। नेमिंग ऑफ अनायन, और इसमें भी बेटा सेम याद रखना, ओनली नेम नो नंबर, नॉट नंबर, ठीक है ना, इसमें नंबर का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ट्राइक्लोराइड मत लिखना, और ये बेटा लिगैंड नहीं है तो क्लोरिडो मत लिखना, ये लिगैंड नहीं है। लिगैंड वही होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, तो इसका नाम में सिर्फ क्लोराइड आएगा, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड आएगा। जैसे एग्जांपल करके एक एक डिस्कस करते हैं। AlH2O 6 टाइम्स, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे Cl3, करेक्ट। तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ लिगैंड, तो इसके नेमिंग में क्या आएगा, हेक्सा, हेक्सा क्यों 6 है, ठीक है। ये वाटर है, वाटर के लिए क्या आएगा, एक्वा। तो अभी यहाँ पे दो बार ए है, तो ऐसा मत करना, एक हटा देना, हटाना मत, ऐसे ही रखना, हेक्सा एक्वा, ठीक है ना। अभी ये एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम, तो इसको एल्यूमिनेट मत लिखना, क्यों, क्योंकि ये अभी किस में है, कॉम्प्लेक्स कटायन में, और इसका नाम किस तरीके से लिखना है, नॉर्मल वे में। तो एल्यूमिनियम, रोमन नंबर क्या, रोमन नंबर 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लिख दिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेमिंग ऑफ द अनायन, ये क्या है, क्लोरिडो मत लिखना, क्या है ये, क्लोराइड, और इसमें इसका नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ क्लोराइड, ठीक है। तो याद रखना, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उसका नंबर से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल लेते हैं, FeH2O ट्वाइस, NH3 ट्वाइस, En ट्वाइस, ठीक है, द होल ट्वाइस, SO4 थ्राइस, ठीक है ना। ये नंबर से हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स कटायन है और ये अनायन है, इसमें सल्फेटो मत लिखना, सल्फाइट आएगा, सल्फेट आएगा, सॉरी क्या आएगा, सल्फेट। SO4 एंड SO3 होता तो सल्फाइट आता, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले लिगैंड, अभी यहाँ पे डाई वर्ड आएगा, यहाँ पे भी डाई वर्ड आएगा, और यहाँ पे बिस आएगा। बिस क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अभी ये डाई, डाई और बिस, ये सब हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बेस ट्रेस ये सब बेटा खाली प्रीफिक्स है बेटा। नेमिंग शुरुआत किससे हो रही है, एक्वा से, तो AQ, ये अमाइन, तो AM, और ये इथिलीन, ETH लिख देंगे, शॉर्ट में लिख दिया। अभी मुझे कहा A पहले है और इथिलीन है तो बाद में आएगा। A और Q और ये M है, MNOPQ, तो पहले A अमाइन आएगा, सो डाई अमाइन में डबल M आएगा, डाई एक्वा, ठीक है ना। बिस ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इथिलीन, बिस इथिलीन डायअमीन, इसमें डबल एम मत लिखना, बिस इथिलीन डायअमाइन, बराबर है। ये कौन है, आयन है, तो फेरेट मत लिखना, क्यों, कॉम्प्लेक्स कटायन है, आयन। अभी इसका रोमन नंबर कितना आएगा, वी डोंट नो। फिर ब्रैकेट के बाहर क्या है, सल्फेट, ट्राई सल्फेट मत लिखना, खाली सल्फेट लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड नहीं बोलते, इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड ही बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज अंडरस्टूड कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है। अभी इसका
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। Fe को क्या मान लेंगे x, पर 2 Fe है तो 2x। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तो करना पड़ेगा 4 वाटर है सो 4 इंटू 0, 4 अमाइन है तो 4 इंटू 0, 4 En है तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। 3 टू 6, माइनस 6 उधर गया तो प्लस 6, तो x का वैल्यू कितना आएगा प्लस 3 आएगा। तो यहाँ पे रोमन नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, रोमन नंबर 3 आएगा। ठीक है। थर्ड एग्जांपल, कोबाल्ट NCS NH3 5 टाइम्स, ठीक है ना, बाहर ब्रैकेट के बाहर Cl2। अब ये N के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो N के थ्रू जुड़ा होगा तो थायोसाइनेट, और अगर S से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे इसको आइसोथायोसाइनेट। ठीक है। चलो बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले बताओ इसका नाम क्या है, थायो, क्या नाम है इसका, थायो। ठीक है। आइसो आएगा, सॉरी क्यों आइसो, क्योंकि N के थ्रू से जुड़ा है ना, सो आइसो। ये तो अमाइन है तो A आएगा। तो बच्चों I पहले आएगा कि A पहले आएगा, A पहले आएगा, तो इसका नाम कैसा होना चाहिए बताओ, पेंटा अमाइन आइसो थायो साइनेटो। ठीक है ना, आइसो थायो साइनेटो, या फिर थायो साइनेटो N भी लिख सकते हैं, थायो साइनेटो N भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम लोग लेटेस्ट तरीके से देखें तो क्या लिखोगे बताओ, थायो साइनेटो N के थ्रू जुड़ा है ना, और बाद में क्या है, और तो खत्म हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्टेट मत लिखना, कोबाल्ट। अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि ये -1 और ये -2 है, -3 उधर गया तो +3, तो ये रोमन नंबर 3। आगे बाहर क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड है, तो क्लोरिडो मत लिखना, क्या लिखोगे, क्लोराइड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोर्थ एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर 4, प्लैटिनम NH3 4 टाइम्स NO2। ठीक है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4। ठीक है। तो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये अमाइन है, ये नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो N। अगर नाइट्रो लिखोगे तो N लिखने की जरूरत नहीं है, नाइट्राइटो लिखोगे तो N लिखने की जरूरत है। यहाँ पे Cl है तो क्लोरोइडो, तो A पहले आता है कि C पहले आता है, A। सो टेट्रा अमाइन, फिर C क्लोरिडो आएगा, फिर नाइट्राइटो। ठीक है ना, नाइट्राइटो किसके थ्रू जुड़ा है, N के थ्रू जुड़ा हुआ है, नाइट्राइटो N। इधर प्लैटिनम, प्लैटिनेट नहीं है, प्लैटिनम। रोमन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4 है, और बाहर क्या प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये बोर्ड पे और 2 एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग को मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, रुथनियम Ru, रुथनियम NH3 4 टाइम्स Br2 SO4। ठीक है। अभी ये वाला सॉल्व करते हैं, चलो बताओ। यहाँ पे अमाइन और ये ब्रोमो है, तो पहले A आएगा, तो टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमिडो, डाई ब्रोमिडो रुथनियम, रुथनियम रोमन नंबर कितना, 0, ये -2 -4 तो +4 हो जाएगा, एंड बाहर क्या आएगा, सल्फेट, क्योंकि अमाइन तो 0 होता है। सिक्स्थ एग्जाम्पल, कोबाल्ट, ये अच्छा एग्जाम्पल है, En NH3 ONO, नाइट्राइटो O हो जाएगा। क्यों, क्योंकि O के थ्रू जुड़ा हुआ है, नाइट्राइटो O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl2। तो इसमें कोबाल्ट रोमन नंबर 3 में आएगा, किस में आएगा, रोमन नंबर 3 में आएगा, नहीं 4 में आएगा, क्योंकि इसका भी -1, इसका भी -1, इसका -2। ठीक है। चलो अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका शुरुआती अक्षर E है, इसका A है, इसका N है, और इसका C है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर तो देखने का ही नहीं।
तो बच्चों अभी बताओ इसका नाम में पहले ए आएगा, तो शुरुआत क्या से करेंगे, अमाइन डबल एम वाला, ए बी सी, सी वाला क्लोरिडो, फिर ए बी सी डी ई, इथिलीन डायमाइन, बट इसको हमेशा किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, इथिलीन डायमाइन, भले वन टाइम भी रहेगा तभी भी इसको ब्रैकेट में, इथिलीन डायमाइन, फिर नाइट्राइटो, नाइट्राइटो एन, ठीक है, एन नहीं सॉरी क्या आएगा, ओ, ओ क्यों, क्योंकि ओ से जुड़ा हुआ नाइट्राइटो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, कोबाल्ट रोमन नंबर 4, और क्या है, क्लोराइड, क्यों, Cl2 बाहर है, ठीक है। चलो डाइक्लोराइड मत लिखना, सिर्फ क्या आएगा, क्लोराइड। अब इसका फोटो लो, फिर मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप लोग सॉल्व करिएगा बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1, 7 yes 7 कोबाल्ट En ट्वाइस होल ट्वाइस SO4 ट्वाइस। मैंने आपको पहले भी बोला था ये नंबर से डरना नहीं है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, कोबाल्ट En ट्वाइस F2 ClO4, कोबाल्ट H2O 4 times Cl2 plus 1। Example number 10, cobalt NH3 4 times H2O Cl Cl। Next 11th example, platinum NH3 6 times Cl4। platinum NH3 Cl2। ये सब आपको सॉल्व करना है, इन सब के आंसर मैं बताऊंगा, डोंट वरी। रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन 3 बार है, और Cl 14। ठीक है, वीडियो पॉज करिए बच्चों और इन सबको अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलो देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस। अभी 4 बार मत लिखना, ये ब्रैकेट के अंदर है वही, ये तो बेटा खाली बैलेंस ही सेटिस्फाई करता है। इथिलीन डायमीन कोबाल्ट रोमन नंबर जो भी है सल्फेट, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका कितना आएगा, कोबाल्ट को 2x और ये -6 उधर गया तो +6, रोमन नंबर 3 आएगा क्योंकि En का तो 0 होता है। नेक्स्ट ClO4 को पर क्लोरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर क्लोरेट। तो बताओ इसका शुरुआती अक्षर E है, इसका शुरुआती अक्षर F है, ABCDEF, तो E पहले आएगा, तो बिस इथिलीन डायमीन डाइफ्लोरिडो कोबाल्ट रोमन नंबर, ये 0 ये -1 होता है, कितना होता है, -1। HClO4 सुना होगा, पर क्लोरिक एसिड, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 तो -3 उधर गया तो +3, तो कोबाल्ट का रोमन नंबर 3, और क्या आएगा, पर क्लोरेट, पर
क्लोरेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये ए और ये सी एक्वा। अभी देखो प्लस आया ना तो वर्ड क्या आएगा, आयन वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा लास्ट में, आयन। तो बताओ, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम रोमन नंबर, इसका तो 0 0 ये -2 उधर गया तो +2, तो रोमन नंबर 3 और वर्ड क्या आएगा, आयन। जब भी वर्ड ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस या माइनस दिख रहा है तो जरूर लिखना क्या, आयन, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अमाइन, इसका एक्वा, इसका सी। तो डेफिनेटली सबसे पहले क्या आएगा, MnOPQ अमाइन आएगा। सो टेट्रा अमाइन एक्वा एक ही है, क्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट आया। फिर क्या लिखोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है, और बाहर कौन प्रेजेंट है, क्लोरीन। तो क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्लोरिडो मत लिखना और डाइक्लोराइड भी मत लिखना, क्यों, क्योंकि वो तो बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। उसका हम लोग को सिर्फ नाम लिखना है, नंबर नहीं। नेक्स्ट, हेक्सा, इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, अमाइन प्लैटिनम रोमन नंबर 4 क्या आएगा, क्लोराइड, ओके, इजी था। नेक्स्ट, ये प्लैटिनम देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो +4 होना चाहिए। इसका -2, इसका भी -2, तो -4 उधर आएगा तो +4। टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो प्लैटिनम, प्लैटिनम रोमन नंबर 4 सल्फेट, क्या आएगा, सल्फेट। नेक्स्ट, ये देखो, इसका नाम क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। अभी सवाल ये है बच्चों कि क्या इसके अंदर पहले से ही वर्ड डाई ट्राई टेट्रा है, हाँ, और ये पूरा कितनी बार है, 3 बार है, तो आगे क्या लगाना चाहिए, ट्रेस लगाना चाहिए कि ट्राई, तो ट्राई ट्राई ट्राइफिनाइल हो जाएगा, ऐसा नहीं, तो ट्रेस ब्रैकेट ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम, रोडियम। ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, रोडियम का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोराइड हो गया। इजी है, बहुत इजी है। खाली अगर आपको लिगेंड्स याद है, देखो आप बोलते हो कि राम सर आप फटाफट लिख रहे हो, तो हाँ मैं लिखूंगा, क्योंकि मैंने बेटा 3 लेक्चर सिर्फ लिगेंड्स के ऊपर दिया। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो पहले वो लेक्चर देख लो, 4 5 एंड 6, ठीक है। चलो, ये अमाइन है, ये नाइट्रो है और ये सी है। तो पहले अमाइन से शुरुआत करेंगे। टेट्रा डाई ये सबको देखना नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। टेट्रा अमाइन, फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो, ये नाइट्राइटो O आएगा, नाइट्राइटो O, क्यों, O से जुड़ा हुआ है। क्रोमियम रोमन नंबर, इसका -1, इसका -1, इसका भी -1, तो रोमन नंबर 3। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक है ना, नाइट्राइट होता है NO2, क्लियर। चलो, ये क्या है, थायोसाइनेट है, बराबर है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, N के थ्रू, तो N आ जाएगा। तो ये थायो T है और ये A है, तो नाम में क्या आएगा, पहले पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, उसके बाद में क्या, नेक्स्ट इसका नाम क्या आएगा, थायो साइनेटो, किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, N के थ्रू, ठीक है ना, थायो साइनेटो N। कोबाल्ट, इसका 0, इसका -1, इसका -2, तो -3 हो जाएगा, उधर गया तो +3, रोमन नंबर 3, और इधर क्या आएगा वर्ड, क्लोराइड, ओके। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अभी एक छोटा सा केस, टोटल 6 केसेस है, तो आज के लेक्चर में हम लोग 3 केसेस पढ़ लेते हैं, वैसे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी बड़ा हो गया, आई नो, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग थर्ड केस में सिर्फ 7-8 एग्जांपल्स ही है, ज्यादा नहीं, और वो बहुत ज्यादा सिंपल भी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग 3 केसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर जो लास्ट थर्ड केस है वो डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लिए। चलो, केस 3 आज के लिए छोटा सा केस बच गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के लिए कोई ऐसा सच रूल ही नहीं है बेटा, एकदम इजी लगेगा मैं अगर डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट भी कर दूं तो। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देख लो कोई चार्ज नहीं, ना तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है कोई, ना स्क्वायर ब्रैकेट के ये साइड में कोई है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसके नाम में कुछ नहीं बेटा, लिगैंड से शुरू करो बस, ठीक है। लिगैंड बेटा अमाइन भी है क्लोराइड भी है, तो ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरिडो। इसमें भी मेटल का नाम सिंपल लिखना है, कोबाल्ट। क्या लिखना है? कोबाल्ट। इसका रोमन नंबर निकालो, कोबाल्ट का क्या आएगा? 3 आएगा, रोमन नंबर 3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, रोमन में लिखा जाता है ना। और इसमें कोई वर्ड आयन नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये सिंपल है, इसके लिए कोई ऐसा रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट FeCO5, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। तो पेंटा 5, CO को बेटा कार्बोनिल बोलते हैं, पेंटा कार्बोनिल आयन, और इसमें बेटा 0 है, कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये Fe0 है। तो अगर आप ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पेंटा कार्बोनिल आयन, ठीक है। मेंशन भी करोगे तो चलेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्रोमियम ईटा6C6H6, इसको बेंजीन बोलेंगे ट्वाइस, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? क्रोमियम इसमें 0 है, बिस बेंजीन। अभी आप बोलोगे सर इसमें बिस क्यों लगाया? बिस लगाया क्यों? क्योंकि अगर मैं डाई बेंजीन बोलता, क्या बोलता? डाई बेंजीन। तो डाई बेंजीन का बेसिक मीनिंग ये होता है बच्चों, ये डाई बेंजीन होता है। क्या हमारे पास ये लिगैंड है? नहीं ना। तो बेसिक मीनिंग ऑफ डाई बेंजीन विल बी दिस। तो बेटा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इस वजह से मैंने क्या लिखा? बिस लिखा, ठीक है। बाई बेंजीन, सॉरी बिस बेंजीन क्रोमियम, और इसमें भी रोमन नंबर आप चाहो तो क्या लिखोगे? 0 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखा तो चलेगा। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल NiCO4, ठीक है ना। मॉन्स प्रोसेस में पढ़ा था ये, इसका नाम, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, इसके ऊपर चार्ज। सो टेट्रा कार्बोनिल और सिर्फ निकल बढ़ाएगा, चाहो तो लिखो 0, नहीं भी लिखा तो चलेगा। फिफ्थ एग्जांपल फेरोसिन। फेरोसिन का अगर आपको कभी IUPAC नाम पूछ ले, H/2, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल। याद है मैंने नाम बताया था इसका, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। सो डाइनाइल मतलब दो तो वर्ड आए, डाई तो आ ही रहे, तो ये भी आपका एक कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें भी क्या लगेंगे? बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। इसमें आयन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? रोमन नंबर 2 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट सिक्स्थ एग्जांपल प्लैटिनम NH3 2 टाइम्स Cl 4 टाइम्स, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही है। तो बता इसका नाम कैसे लिखेंगे? बताओ। इसका नाम हो जाएगा अमाइन और इसका क्लोरिडो। तो डाई अमाइन टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम, और इसमें रोमन नंबर क्या आएगा? 4, ठीक है। वर्ड आयन आएगा क्या? नहीं सर, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं है, तो 0 नहीं हो तो क्या हो? कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज है? 0, तो उसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एज सच किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लास्ट एग्जांपल सिस्प्लैटिन, याद है कुछ? यस, इसको हम लोग सिस्प्लैटिन बोलते हैं। सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, वो आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बट इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? डाई अमाइन डाई क्लोरिडो प्लैटिनम, ये भी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही था, कुछ चार्ज था नहीं। तो प्लैटिनम के बाहर क्या आएगा? रोमन नंबर। इस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। फिर भी हमारा IUPAC खत्म नहीं हो पाया, 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो हमने टोटल 3 केस आज के लेक्चर में कवर कर लिए। पहला केस था सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, दूसरा केस था कॉम्प्लेक्स कटायन सिंपल एनायन, एंड तीसरा जो था वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केस 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे,
फिर ब्रिज लिगैंड वाले कंप्लीट करेंगे, पता ना ब्रिज लिगैंड आता है वो, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि नाम से स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं। अभी तो हम लोग को स्ट्रक्चर दिया है, फॉर्मूला दिया है, नाम पता करें, फिर हम लोग को नाम दिया होगा, फॉर्मूला पता करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस लेक्चर नंबर 9 के एंड में आपको कोई भी वर्कशीट होमवर्क के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 9 और 10, सुनो मेरी बात ध्यान से, लेक्चर नंबर 9 और 10 का कंबाइंड वर्कशीट मिलेगा लेक्चर नंबर 10 के एंड में। वापस सुन लो, 9 का भी वर्कशीट और 10 का भी वर्कशीट, ब्रैकेट में लिखा होगा लेक्चर 9, 10 या 9 एंड 10 लिखा रहेगा। तो 10th लेक्चर के एंड में आपको वर्कशीट मिलेगा जिसमें आपका पूरा आईयूपीएससी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में मैं वो डिस्कस करूंगा। तो मैं पहले बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 9 का अलग से कोई वर्कशीट नहीं है, लेक्चर नंबर 9 एंड 10 लिखा हुआ वर्कशीट आपको लेक्चर नंबर 10 के एंड में मिलेगा। तो वो वाला आप सॉल्व करिएगा और फिर लेक्चर नंबर 11 में मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आईयूपीएससी में थोड़ा भी डाउट है तो पहले आप लिगैंड्स का रिवीजन कर लीजिए। लिगैंड्स मैंने लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में सिखाया था, और फिर बाद में ये वीडियो को आप वापस से 1-2 बार देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो और एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेक्चर नंबर 10 देखने से पहले, अब ये 9 था, 10 देखने से पहले प्लीज आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बिकॉज 10 में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। तो कॉम्प्लेक्स कटायन का नेमिंग मैंने सिखा दिया, कॉम्प्लेक्स अनायन का भी मैंने नेमिंग सिखा दिया। तो वहां पे बेटा और कुछ नई चीजें नहीं सीखने को मिलेगी, जितना काम आप यहाँ पे कर लोगे उससे फास्ट वहां पे हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ 9th लेक्चर। अगेन आई एम सेइंग 9th एंड 10th का डीपीपी 10th के एंड में आपको मिलेगा और लेक्चर नंबर 11 में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो स्टूडेंट मुझे डाउट पूछने से बेटर है आप वीडियो वापस देख लो, ठीक है ना। अगर आप मुझे डाउट पूछेंगे तो मैं वहां पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा जितना ये रिकॉर्डेड लेक्चर में एक एक चीज वापस से आप बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो को वापस देखिए, आपको कभी भी कोई भी टॉपिक पर डाउट आता है मेरे लेक्चर में, आप वीडियो को वापस देखिए, 2-3 बार देखिए। तो स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी दिया कि सर वीडियो को 2-3 बार देख ले तो हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग डाउट पूछने की बजाय ये वाला काम करो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद केस नंबर 4, 5 एंड 6। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।